गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का बड़ा भाई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वैसे तो अलग अलग टीचर्स का अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ाने का। कुछ लोग मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सब साथ मिला के पढ़ाते हैं, बट मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी रहती है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में भी काउंट कर लेते हैं इसको हम, कि रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो तो आप पढ़ेंगे, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कुछ पॉइंट्स ट्रिकी होते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट पहला ही चैप्टर होता है ऑफ पर्टिकुलरली 11th क्लास स्टूडेंट्स। प्रॉपर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको पहले से थोड़ा सा आइडिया होता है, तो चलो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट साथ भी पढ़ा सकते हैं। बट 11th क्लास में तो मुझे लगता है कि इसको कभी साथ में नहीं पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी ने भी अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस अलग चैप्टर दिया है, सम जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अलग दिया हुआ है। एनीवेज, ये 11th की एनसीईआरटी में है, करिकुलम में है। इसके अंदर हम हार्डनेस ऑफ वाटर की भी बात करने वाले हैं, हम टाइट्रेशंस ऑफ KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड की भी बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हेडिंग लिखो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 भी कई बार बच्चे बोल देते हैं इसको। मेनली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब एक्वस सॉल्यूशंस के वॉल्यूम मेजर करके आप रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो किसी कंपाउंड की टाइट्रेशन करना या कंपाउंड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना, वो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं। अल्टीमेटली मेथड है फॉर सॉल्विंग स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था आपने? मोल कॉन्सेप्ट में आपने ये सब पढ़ा था कि भाई कोई स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो केमिकल रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग करो, और स्टाइकोमेट्री को मोल्स में पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी हुई हो तो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर लो। प्रोडक्ट कितना बनाना है ये पता हो तो रिएक्टेंट कितने कितने अमाउंट में चाहिए होंगे। Those kind of calculations also we can do in mole concept provided reaction is balanced. So using the balanced reaction and finding out or solving the stoichiometric problems was studied in mole concept. Equivalent concept एक alternate method है जिसमें stoichiometric problems को हम solve कर सकते हैं without balancing the chemical reaction. तो एक दो लाइन तो लिखो इंट्रोडक्शन के रूप में। In mole concept, stoichiometric problems are solved। stoichiometric problems को सॉल्व किया जाता है। तो इन मोल कॉन्सेप्ट stoichiometric problems are solved by balancing the chemical reaction। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिवली स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। ऑल्टरनेटिवली स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड विदाउट बैलेंसिंग chemical reaction by using equivalent concept। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स होते थे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी कुछ टर्म डिफाइन किए जाते हैं, एंड दे आर लिंक्ड थ्रू ए फैक्टर कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम ऐसे टर्म यूज करते हैं जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम जैसे नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में इस सब्सटेंस के, यहां टर्म यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम GEQ मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स। जैसे यहाँ हम यूज़ करते हैं मान लो मॉलिक्यूलर वेट,
यहां यूज करते हैं इक्विवेलेंट वर्ड इक्विवेलेंट वेट। क्या है वो तो डिफाइन करेंगे ना अभी। जैसे हम यहां यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे मोलैरिटी। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम शब्द यूज करते हैं मोलैरिटी, खासकर पर्टिकुलरली एक्वस सॉल्यूशंस में कोई सब्सटेंस डूबा हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो मोलैरिटी होती है। तो यहां इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं नॉर्मेलिटी। कई बार बच्चे पूछते भी हैं, खासकर 11th क्लास के, कि वो सर वो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन सब पढ़ा दिया, नॉर्मेलिटी ना पढ़ाया। तो हमने उसे अलग चैप्टर में लिया हुआ है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। तो जैसे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, एंड ऑल आर कनेक्टेड थ्रू ए टर्म कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। कई बार इसे कुछ टीचर्स एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल इज कनेक्टेड विद द number of gram equivalents through a term called valency factor. Similarly molecular weight, तो यहाँ equivalent weight है connected by a term called valency factor. Molarity and normality are connected by the valency factor. इसका मतलब जो bridge है which is connecting the two rivers, कौन सी, एक नदी है मोल कॉन्सेप्ट की, एक नदी है equivalent कॉन्सेप्ट की, and both are connected by a river. Both are connected by a river, both are connected by a bridge, and that is what? That is वैलेंसी फैक्टर। तो चलो अब बस सीधे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट एंड व्हाट इज नॉर्मेलिटी। जरा नोट करियो, नोट इट डाउन। जैसे टर्म डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। अच्छा, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात होती है। मॉलिक्यूलर वेट बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। वो मास को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि जी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। तो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, ऐसी एक टर्म डिफाइन करते हैं हम। ये फॉर्मूले तो हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का हम कैसे डिफाइन करेंगे? इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन अ टर्म कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। दिस इज अनदर फॉर्मूला। अब बात यहीं अटक गई कि भाई यहां से फिर मैं क्या बात कह सकता हूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर थे? क्या थे? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या था? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये क्या है जरा बताइयो? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया तो क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर is equal to number of gram equivalents. This is another formula. Relation between number of moles में वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, you will get number of gram equivalents. वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की परिभाषा है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ऐसे ही एक टर्म और डिफाइन करते हैं, नॉर्मेलिटी। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, या किसी सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी इन द गिवन सॉल्यूशन इज व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट मतलब जो भी सब्सटेंस है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिवाइड नीचे आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, ये क्या है जरा देखियो, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या होता है मोलैरिटी, तो यहां से रिलेशन आ गया आपके पास, क्या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मैंने रिलेट कर दिया। देखो, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी रिलेटेड बाय द वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी में वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आ गई नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट्स इस तरीके से रिलेटेड हैं, एंड इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से रिलेटेड हैं। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या, सारे क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होंगे, इंपॉर्टेंट। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नोट करते जाओ। अब देखो, सारी बात आके कहाँ अटक गई? सारी बात आके अटक गई वैलेंसी फैक्टर पे भी है। क्या क्या भला है ये? हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर द गिवन सब्सटेंस। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर एक ही सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस में बी डिफरेंट in different chemical reactions. Molecular weight will remain constant. किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, बट उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है, बिकॉज वैलेंसी फैक्टर कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ये बात आप रियलाइज भी करोगे। पूरी बात नोट करो, ये सब नोट इट डाउन। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट। जैसा हमने अभी देखा कि पूरा का पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक ही टर्म पे डिपेंडेंट है, बस वो कैलकुलेशन करना आ जाए, क्या, वैलेंसी फैक्टर। चलो उसी की बात करते हैं। वैलेंसी फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस पता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही होता है किसी क्वेश्चन कंपाउंड का, और मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट पता है तो वैलेंसी फैक्टर मालूम है। चलो बात करते हैं वन बाय वन। वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। ए इन ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जहां O2 माइनस हो। ऑक्साइड आयन तो आप जानते हो ना, O2 माइनस, तो बहुत सारी मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन ऑक्साइड इज दैट मास, और ऐसे कह दो इक्विवेलेंट वेट डिफाइन कर लो, वैलेंसी फैक्टर तो आ ही जाएगा। Equivalent weight of an element in an oxide is that mass which combines with 8 gram of oxygen। किसी एलिमेंट का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड हो, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे एग्जांपल लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो साफ दिखता है, कैल्शियम का 1 मोल है तो 40 ग्राम है, और ऑक्सीजन का भी 1 मोल है तो कितना ऑक्सीजन, 16 ग्राम। 16 ग्राम कंबाइन करता है 40 ग्राम से, तो 8 ग्राम कंबाइन करेगा, 8 ग्राम कंबाइन करेगा 20 ग्राम से। तो इसका मतलब वो मास कैल्शियम का विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। तो क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट वेट of calcium is equal to 20 gram per EQ।
ग्राम पर इक्विवेलेंट। अच्छा, मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। यूनिट ऑफ मोलर मास ग्राम पर मोल। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास ग्राम पर इक्यू। इक्यू मतलब इक्विवेलेंट। इतने ग्राम इन वन इक्विवेलेंट, इतने ग्राम इन वन मोल। तो ग्राम पर मोल और ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम कितना हुआ इन CaO। क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्यों? अरे फॉर्मूला पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, 40 अपॉन कितना 20 2। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम इन CaO 2। इस तरीके से हम बात करते हैं ऑक्साइड में। ऐसे ही हम बात करेंगे हाइड्राइड्स में एंड क्लोराइड्स में। ये बड़े आसान होते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अब मान लो कोई यही कह दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही तो वैसे आज। अच्छा देखो, मैंगनीज का 1 मोल है 55 ग्राम और ऑक्सीजन 16 गुणा 2 ऑक्सीजन एटम है ना, तो 32 ग्राम। तो इसका मतलब 8 ग्राम कंबाइन कितने से होगा? 4 से डिवाइड कर दो, 55/4 ग्राम। मतलब कितना 13 चौका 52, 13.75 यही हुआ। हाँ, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैंगनीज इन MnO2। आई बात समझ में? MnO2 के अंदर मैंगनीज का इक्विवेलेंट वेट क्या है? दैट मास ऑफ द मैंगनीज विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो 13.75। 8 ग्राम कंबाइन करता है 55/4 ग्राम, दैट इज 13.75 ग्राम। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। ये था ऑक्साइड के लिए। ऐसी हाइड्राइड और क्लोराइड के लिए भी पढ़ेंगे। लिख लो पहले ये वाली बात। B, इन हाइड्राइड्स बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं। तो क्या बात बोलोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज दैट मास इन ग्राम विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो कंबाइन कर ले, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। तो इन हाइड्राइड्स, जैसे यही कैल्शियम हाइड्राइड ले लो, CH2, साफ दिखता है 1 मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम, 2 मोल H है तो 2 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? 20 ग्राम से। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना हो गया? Equivalent weight of the calcium is nothing but 20 gram per EQ in CH2. So like that you can find out. अच्छा, ऐसी एक और इन क्लोराइड्स। क्लोराइड्स में कैसे डिफाइन करें? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इन क्लोराइड। ऑफकोर्स यहां इन हाइड्राइड कहेंगे। In chloride is that mass which combines with 35.5 gram of chlorine। तो इसका मतलब जैसे CaCl2 ले लो, कैल्शियम का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। कैल्शियम 40 ग्राम मतलब 1 मोल, और क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 मोल हैं, तो 71 ग्राम। तो इसका मतलब 35.5 ग्राम से कंबाइन कितना करेगा? 20 ग्राम। तो इसका मतलब कह सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट
ऑफ कैल्शियम इन CaCl2, थोड़ा ध्यान से पढ़ के समझेंगे और नोट करेंगे सारी बातें तो सब बढ़िया समझ में आता है, वुड बी इक्वल टू व्हाट 20 ग्राम पर EQ, दैट इज इट, दिस इज द आंसर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इन CaCl2 इज 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अच्छा, एक बात एज ए नोट करके लिख लेंगे इस बात को अच्छे से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट तो पता लगा लिया, ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ O इन ऑक्साइड्स वो होता है 8, उसी के बेसिस तो डिफाइन हुआ था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H इन हाइड्राइड्स तो होता है 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इन क्लोराइड्स ये होता है 35.5, ये याद रखिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स इज 2 एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 8 एंड वैलेंसी फैक्टर इज 2। Equivalent weight of hydrogen in hydrides is 1 and the valency factor is 1. Equivalent weight of chlorine in chlorides is 35.5 and the valency factor is 1. तो वैलेंसी फैक्टर में एक नाम आ रहा है ना, वैलेंसी फैक्टर, तो वो वैलेंसी भी आ रही है। जैसे क्लोराइड्स में क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो वैलेंसी फैक्टर में वैलेंसी शब्द तो आ ही रहा है ना, तो फील भी आ रही होगी। वैलेंसी कोई नया शब्द नहीं है, 8वीं 9वीं से शुरू हो जाते हो आप पढ़ने के लिए सब। तो गाइस ये था वैलेंसी फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स कंपाउंड्स, कौन से, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स। नोट करो, एक आज छोटा सा सवाल भी ले लेते हैं, चलो नोट इट डाउन। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि इन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इज, मान लो 34%, ठीक। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन ऑक्साइड। बस इतना सा सवाल है और बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। क्या करना होता है आपको पता है ना, स्क्रीन पॉज करो, पॉज करने के बाद आधा मिनट 1 मिनट लो जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं, आधा मिनट ही लगता है इन क्वेश्चंस में। एंड कम टू योर आंसर, फिर आंसर मैच करना क्या आ रहा है, करो इसको सॉल्व, नोट इट डाउन। हाँ, क्या आंसर आया कर लो मैच। अब ऑक्साइड है कोई एलिमेंट का, MO टाइप, MOX। अच्छा, ऑक्सीजन भाई परसेंटेज तो 100 पे डिफाइन होती है ना, ऑक्सीजन परसेंटेज पे मास 34% है। अगर ये 30 ग्राम, मान लो ये 100 ग्राम ले लिया, तो फिर ऑक्सीजन M का मास कितना हुआ, अगर ये 34 ग्राम है तो 100 माइनस 34 ग्राम, तो कितना हो गया 66 ग्राम, यही हुआ ना। बस क्वेश्चन क्या, 34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 66 ग्राम ऑफ M, तो फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 66/34 इंटू 8। बस यही हो गया। कितना हो गया जरा देखना, 2 4 और 2 17, 4 6 24 और 4 24 2 और 4 6 24 25 26/17 ग्राम पर EQ। यूनिट का ध्यान रखना भाई, यही आंसर है, यही आंसर है। 17 चौका 68, 4 चौक 16, नियरली 16 के आसपास। तो नियरली 16, नॉट एग्जैक्टली 16, नियरली 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। तो व्हाट इज द आंसर, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट is equal to 264/17 ग्राम पर EQ, दैट्स इट, यही आंसर है। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं दैट यू हैव टू
अंडरस्टैंड, ताकि इनका यूज बाद में आप पढ़ सको। क्या पढ़ रहे थे हम? कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट। इसे पहला लिया था हमने ऑफ एन एलिमेंट इन ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स। चलो बात करते हैं अब आयनिक कंपाउंड्स एंड आयंस का वैलेंसी फैक्टर। ये नोट करो, फिर लिखो नंबर 2। Of ions and ionic compounds. Valency factor of ions or equivalent weight of ions and ionic compounds when not involved in a chemical reaction. When not involved in a chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो बस। तो ऑफ आयंस और आयनिक कंपाउंड्स व्हेन नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, बस दिया हुआ हो कि ये आयन है, बताओ क्या वैलेंसी फैक्टर। तो ध्यान दो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन आयन, एन आयन नहीं, एन आयन मतलब आयन कैन बी कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज ऑन आयन। तो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज ऑन आयन, तो किसी आयन पर कितने यूनिट चार्ज है। जैसे एग्जांपल देखो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ, मान लो सोडियम आयन की बात करो 1। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर प्लस माइनस नहीं होता, इट जस्ट ए नंबर। कभी +1 -1 करो, वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो डिफरेंट चीज है। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ मान लो Al3+, 3 वैलेंसी फैक्टर ऑफ सल्फेट आयन, 2 वैलेंसी फैक्टर ऑफ फॉस्फेट आयन, 3। सो लाइक दैट यू विल डिफाइन। तो ये है वैलेंसी फैक्टर ऑफ द आयन, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज ऑन आयन। अच्छा, आयनिक कंपाउंड, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू number of total unit of charge on either cation or anion. तो what is the valency factor of the ionic compound is equal to the number of total unit of charge on either cation or anion। दोनों को मत जोड़ना, या तो कैटायन का टोटल चार्ज या एनायन का टोटल चार्ज की यूनिट्स। जैसे एग्जांपल लो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड, बोलो क्या बोलोगे? 1 + 1 मत कर देना कि सर सोडियम पर चार्ज 1 यूनिट है, क्लोरीन पर चार्ज 1 यूनिट है। नहीं, या तो कैटायन पर या एनायन पर। तो कैटायन लो तो 1 यूनिट चार्ज है और एक ही कैटायन है तो 1। मान लो बेरियम सल्फेट लेना हो तो कितना, बेरियम आयन पर 2 यूनिट चार्ज होता है, सल्फेट आयन पर भी 2 यूनिट चार्ज होता है। तो 2 इज जस्ट ए नंबर, प्लस माइनस नहीं होती है। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, कितना, 2 एल्यूमिनियम आयन है पर मॉलिक्यूल। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू द टोटल यूनिट ऑफ चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन इन 1 फॉर्मूला यूनिट। ऑन 1 फॉर्मूला यूनिट। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6। 3 नहीं ना, अरे 2 एल्यूमिनियम आयन है और एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है, 3 यूनिट्स, और 2 एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज, 6 यूनिट्स। अच्छा छोड़ो, सल्फेट ले लो, एक सल्फेट पर कितना चार्ज, 2 यूनिट्स, और कितने सल्फेट यूनिट हैं पर फॉर्मूला यूनिट, 3, 6 है। वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडेड। इसका यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है। जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके होते हैं 12th के या ड्रॉपर्स के, वो अगर ये सब पढ़ रहे होते हैं तो वो एकदम मुस्कुरा उठते हैं, हाँ वहाँ भी बताई थी ये बात। तो यस, वैलेंसी फैक्टर ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट इज 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट।
सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर। एक बार वैलेंसी फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। कोई आपसे ये कह दे तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 थ्राइस कितना हो जाएगा देखना, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना 6, बस यही हो जाएगा। बेरियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट of barium sulfate is equal to molar mass upon 2. So like that you give the expressions and you find out the value. तो ये क्या फाइंड आउट किया था हमने, वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस और आयनिक कंपाउंड। जब तक वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट नहीं करेंगे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। नोट करिए पूरी बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस और इक्विवेलेंट वेट। तो थर्ड ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन्वॉल्व्ड इन ओनली एसिड बेस रिएक्शन। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सीख रहे हैं टू बी इन्वॉल्व्ड ओनली इन एसिड बेस रिएक्शन, नॉट एप्लीकेबल व्हेन, ये पूरा एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होगा यदि एसिड बेस रिएक्शन के अलावा कहीं ये इन्वॉल्व हो। नॉट एप्लीकेबल व्हेन एसिड और बेस इज इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ये एप्लीकेबल होंगे, अगर इन्वॉल्व होंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, केवल एसिड बेस रिएक्शन में एप्लीकेबल हैं। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब समझते हो आप कि एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे कैसे डिफाइन करें, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू number of actual H plus lost or OH minus gained per molecule of acid। एक एसिड का मॉलिक्यूल एक्चुअली कितने H प्लस लूज करता है या OH माइनस गेन करता है, दैट विल बी द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड। जैसे बेस के लिए भी बिल्कुल ऐसे डिफाइन करोगे, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुअल OH माइनस लॉस्ट और H प्लस गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। ये इस तरीके से डिफाइन होंगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करो, जैसे HCl, ये अगर मान लो NaOH से रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली ये एसिड है, और अगर प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O यही बनेगा, इसमें तो कोई और चांस ही नहीं है। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl 1। बट यही अगर मान लो H2SO4 का केस हो, तो ध्यान दो H2SO4 में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। नो, ये डिपेंड करता है। अगर मान लो NaOH की अमाउंट इतनी ली है कि रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फेट बना है, या फिर NaOH की अमाउंट इतनी ज़्यादा ली है कि प्रोडक्ट Na2SO4 बना है, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर इज 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन, इट इज 2 इन द सेकेंड इक्वेशन। तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या बात, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 may be 1 or 2 depending upon number of H plus displaced। कितने एक्चुअल H प्लस डिस्प्लेस हुए हैं, प्रोडक्ट क्या बना है, उसके ऊपर वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है, और मे बी ए 1 वैल्यू और 2, इट कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली अब जैसे आप जानते हो H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, ये अगर मान लो KOH से रिएक्शन करा रहे हैं
अगर बनता है H2PO4 माइनस, या बनता है HPO4 2 माइनस, या बनता है PO4 3 माइनस, यहां वैलेंसी फैक्टर 1, यहां वैलेंसी फैक्टर 2 और यहां वैलेंसी फैक्टर 3। H3PO4 एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, बट हमेशा इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मेनी H प्लस आर लेफ्ट। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा क्या बना है? क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि H3PO4 is reacted with a potassium hydroxide solution and the product obtained is this much और this one, तो मालूम पड़ जाएगा ना कितने H प्लस डिस्प्लेस हुए हैं। अकॉर्डिंगली यू विल हैव द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4। तो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कैन बी 1, कैन बी 2 और कैन बी 3। इस तरीके से। अच्छा, ये तो एसिड के एग्जाम्पल हो गए। जरा बेस लियो, टेक द बेस, नोट करो यहां तक की पूरी बात। जैसे बेस में मान लो जैसे NaOH है, अगर ये एसिड बेस रिएक्शन में मान लो HCl से रिएक्शन कर रहा है तो फिर तो NaCl बनाएगा, वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा। बट बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल, अब ये HCl से रिएक्शन कर रहा है, मान लो बन रहा है BaOHCl। वैसे ये स्टेबल नहीं होता, जिंक के केसेस में ऐसा पाया जाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो, चलो जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ZnOHCl, और ये HCl से रिएक्शन ऐसी करवाई कि ZnCl2 बन जाए, तो यहां वैलेंसी फैक्टर 1 होगा और यहां वैलेंसी फैक्टर जिंक हाइड्रोक्साइड का 2 होगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी OH माइनस हैज बीन लॉस्ट। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक बोले तो क्या, कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर एसिड है तो फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? AlOH4 माइनस। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 1। अभी ये बेस था तो फिर ये एसिड बन गया, बट यही वैलेंसी फैक्टर अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है HCl HCl HCl, मे बी द प्रोडक्ट इज AlOH twice Cl, AlOHCl2, AlOCl3। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ यहां 1, यहां 2, यहां 3 किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर अगर एसिड है और बेस से रिएक्शन कर रहा है तो इट इज 1। क्यों 1? बिकॉज एक OH माइनस इसने एक्सेप्ट किया है, और यदि बेस की तरह बिहेव कर रहा है और एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर में भी 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी OH माइनस हैज बीन लॉस्ट बाय द ईच मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस ध्यान दो, वैलेंसी फैक्टर में वेरी ऑफ द सेम कंपाउंड, तो इक्विवेलेंट वेट इज नॉट कांस्टेंट। Molecular mass is constant for a given substance, but equivalent weight is not constant. It depends on the product formed or the type of chemical reaction. ये बात मैंने पहले भी कही थी, तो फिर इस बात को दोबारा बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये बात बोलते हो। अच्छा, कुछ सॉल्ट भी होते हैं जो बेसिक सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो ये सॉल्ट बट बेसिक सॉल्ट। अगर ये मान लो HCl से रिएक्शन कर रहा है तो हो सकता है NaHCO3 बनाए, और यदि ये HCl से रिएक्शन करके हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट कार्बोनिक एसिड बनाए, जिसे हम कई बार CO2 भी बोल देते हैं। यहां इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है और यहां इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर में भी 1 और में भी 2 डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्ट कितना हुआ। यहां एक H+ चिपका दिया आपने, यहां इस मॉलिक्यूल में 2 H+ चिपकाए हैं, तभी तो H2CO3 बना है। या CO2 H2CO3 कई बार स्टेबल नहीं होता तो CO2 गैस भी कई बार लिबरेट आउट हो जाती है, तो CO2 का, तो इस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर डिफाइन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, इसमें एक और बात सुनो, जैसे ये कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट H+ से रिएक्शन करके H2CO3 में कन्वर्ट हुआ, हाउ मेनी H+ इट हैज गेन्ड? 2, सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 2। अच्छा, इसको भी देख लो, इसका वैलेंसी फैक्टर हाउ मेनी H+ आर गेन्ड इन दिस
2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 ही है। इसका वैलेंस क्यों, कहां से आया ये? कार्बोनेट से। कार्बोनेट में कितने H+ ऐड करके ये पहुंचा यहां तक, तो 2, तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो CO2 का या H2O CO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 लेते हैं, ये ध्यान रखना है। इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो गाइज ये थे वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेस इन्वॉल्व्ड इन एसिड बेस केमिकल रिएक्शन, ओनली एसिड बेस रिएक्शन, नॉट इन रेडॉक्स रिएक्शन। चलो मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन, थर्ड नंबर था ये। नाउ चौथा कि रेडॉक्स रिएक्शंस में हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर, नोट इट डाउन। Fourth, valency factor of a substance involved in redox reaction. चलो बात करते हैं A, in half reaction. For example, oxidation half or reduction half. Oxidation half or reduction half. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन इन हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शन का मतलब दो तरह के हाफ हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। बच्चों जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वहाँ पर हम जब बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर याद करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने बताया था और कहा था कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, उसको बैलेंस करो मास और चार्ज बैलेंस, फिर रिडक्शन हाफ लिखो, मास एंड चार्ज बैलेंस करो, फिर इस तरीके से जोड़ो ताकि इलेक्ट्रॉन्स उनके ऐड करने पर कैंसिल आउट हो जाएं। याद पड़ रहा है? तो वहाँ हमने बात की थी ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ की। ऑक्सीडेशन हाफ का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, डिफाइन कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल इज द वैलेंसी फैक्टर। ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कैसे? जैसे मान लो KMnO4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है, इंपॉर्टेंट याद भी रखना है। ये KMnO4 एसिडिक मीडियम है और ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ा मजबूत पावरफुल, और किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है। RA अकेला तो कैसे रिएक्शन करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में। कहाँ था ये? +7। यही जब रिएक्शन करता है न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम में ऑफ कोर्स प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, तभी तो रिएक्शन करेगा। तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, +4 में आ गया मैंगनीज। और यही KMnO4 जब रिएक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट से इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, मतलब पूरे सॉल्यूशन में KOH या NaOH भरा हुआ टाइप से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 मतलब +6 में, ऐसे कन्वर्ट होता है। तो फिर हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर? तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल, इस तरीके से डिफाइन करते हैं फॉर द रिएक्टेंट। तो ऐसे केस में वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज is the total number of electron lost or gained per molecule, per reactant molecule।
किस रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं हम ये। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे डिफाइन होगा, कहां पर है, +7 है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, और टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं ये। और टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बताओ कहां था, +7, कहां गया +2 में गया, कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन। ये वाली परिभाषा फॉलो कर लो, ज्यादा अच्छी ये है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहां था, +7, कहां पहुंचा, +2, कितने का चेंज, 5 का। पर मैंगनीज, एक ही मैंगनीज है और तो कोई चेंज है नहीं। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस इन दिस रिएक्शन, इट इज 5। इधर आओ, कहां है, +7, कहां पहुंचा, +4। पर मैंगनीज कितने का चेंज, 3 का चेंज, 3 का चेंज है और एक ही मैंगनीज है पूरे मॉलिक्यूल में, रिएक्टेंट में। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इन दिस रिएक्शन, 3। यहां आओ, अब तो बता दो कहां पर था, +7, कहां पहुंचा, +6, कितने का चेंज, 1 का चेंज पर मैंगनीज और एक ही मैंगनीज है रिएक्टेंट में। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, 1। तो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है, बेसिक मीडियम में 3 होता है और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में इट इज 1। यू हैव टू रिमेंबर इट, मेमोराइज इट, रिमेंबर इट। इट्स इंपॉर्टेंट, ये याद भी रखना है। तो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर, सेम कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो KMnO4 है, वैलेंसी फैक्टर 5 है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 कह सकते हैं। इस डायरेक्शन में कितना हो गया, m/3, यहां कितना, m/1, m के बराबर। इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अच्छा, प्रोडक्ट का वैलेंसी फैक्टर भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालने, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। वैलेंसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट स्पीशीज इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, पर प्रोडक्ट स्पीशीज। तो पर प्रोडक्ट स्पीशीज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जरा आई हो जा रहे हैं, कहां है मैंगनीज, +2, कहां से आया, +7, कितने का चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में, 5 का, पर मैंगनीज और एक ही मैंगनीज है, Mn2+ में एक ही तो मैंगनीज है। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ इट, 5। यहां ये बताओ कहां ये, +4, आया कहां से, +7, कितने का चेंज, 3 का चेंज, पर मैंगनीज एक ही तो मैंगनीज बैठा है MnO2 में, तो बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का था, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO2 इज 3। यहां ये जरा कहां है, +7, नहीं इसे नहीं, इसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट कहां है, +6, आया कहां से, +7 से, कितने का चेंज, 1 का चेंज। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर पर मैंगनीज, 1। सो दैट्स इट। हालांकि मैं और एग्जांपल लूंगा, शुरू में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, बट जैसे जैसे मोर एग्जांपल्स विल कम बिफोर यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नोट करियो जरा इसको, और एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के केसेस में। जैसे और एग्जांपल लो, K2Cr2O7 मान लो प्लस क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हुआ। वैलेंसी फैक्टर बताओ रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। और इसे N2H4 N2 में कन्वर्ट हुआ। और एग्जांपल Fe3O4 कन्वर्टेड हो गया Fe2O3 में। और एग्जांपल दो, जैसे और एग्जांपल में मान लो ये ले लो, HNO3 इज कन्वर्टेड टू
अमोनिया। और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेंगे तभी तो समझ में आएगा कि वैलेंसी फैक्टर और रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट है ये। और एग्जाम्पल जैसे मान लो ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, CO2 में कन्वर्ट हो गया। एक बार स्क्रीन पॉज करो और जैसे अभी सिखाया है रिएक्टेंट का वैलेंसी फैक्टर भी बताओ, प्रोडक्ट का वैलेंसी फैक्टर भी बताओ, रिएक्टेंट का भी बताओ, प्रोडक्ट का बताओ, सभी केसेस में। डू इट नाउ। देखो यहां पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, कितना +6, कहां पहुंचा +3, इधर आओ, कहां है +6, कहां पहुंच गया +3, कितने का चेंज, 3 का चेंज पर क्रोमियम, पर एक क्रोमियम नहीं है, पर मॉलिक्यूल या पर स्पीशीज 2 क्रोमियम बैठे हैं, पर क्रोमियम 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 का चेंज। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर 6। जरा यहां आओ, क्रोमियम 3+ कहां है +3, आया कहां से +6, पर क्रोमियम कितने का चेंज, 3 का चेंज, और क्रोमियम 3+ में एक ही तो क्रोमियम है। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर 3। एक बार फिर सुन लो, कंफ्यूजन ना हो। कहां है क्रोमियम +6, अभी रिएक्टेंट का फाइंड आउट करना है वैलेंसी फैक्टर। कहां है क्रोमियम +6, कहां पहुंच गया +3, पर क्रोमियम कितने का चेंज, 3 का चेंज, और 2 क्रोमियम है तो टोटल चेंज 6, वैलेंसी फैक्टर 6। इधर आइयो, क्रोमियम 3+, कहां है क्रोमियम +3 में, कहां से आया +6 से, कितने का चेंज, 3 का चेंज, पर क्रोमियम, और एक ही तो क्रोमियम है इसमें क्रोमियम 3+ में, टोटल चेंज 3, वैलेंसी फैक्टर 3। इधर आइयो, -2 से 0, अब अपने आंसर मैच करो, +8/3 से +3, +5 से -3, +3 से +4। ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किए हैं, हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है पर मॉलिक्यूल और पर स्पीशीज। इधर आइयो, कहां है -2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं कह रहे तो चेंज नहीं हुआ होगा, जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में चेंज मुश्किल से ही होता है। कहां है नाइट्रोजन -1 -2, कहां पहुंचा 0, पर नाइट्रोजन 2 का चेंज, 2 नाइट्रोजन है तो टोटल 4 का चेंज, 4 का चेंज मतलब वैलेंसी फैक्टर 4। इधर आइयो, कहां है नाइट्रोजन 0 में, आया कहां से -2, कितने का चेंज, 2 का चेंज, कितने नाइट्रोजन बैठे हैं, पर नाइट्रोजन 2 का चेंज है और 2 नाइट्रोजन है, टोटल चेंज 4 का, तो वैलेंसी फैक्टर इज 4। आई बात समझ में। इधर आइयो, कहां है आयरन +8/3 में, कहां पहुंच गया +3 में, तो पर आयरन कितने का चेंज, 3 - 8/3 मतलब 1/3 का चेंज पर आयरन, एंड हाउ मेनी आयरन आर देयर, 1/3 का चेंज पर आयरन है और टोटल 3 आयरन है। सो वैलेंसी फैक्टर कितना 1। इधर आइयो, कहां है +3, कहां से आया +8/3, कितने का चेंज पर आयरन 1/3, और कितने आयरन है 2, सो वैलेंसी फैक्टर इज 2 × 1/3, सो 2/3। ये है वैलेंसी फैक्टर, सही से समझ लो, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके एक बार फिर पढ़ो, इनके बगैर क्वेश्चन सॉल्व ना होने के, वैसा कोई मुश्किल बात ना है। आइए जरा यहाँ, नाइट्रोजन कहाँ है +5, कहाँ पहुँचा दिया -3, कितने का चेंज 8 का चेंज, +5 से -3 गए हैं, टोटल चेंज 8 का 8। सो वैलेंसी फैक्टर 8 हो गया, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन तो है। और यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बोलो, कहाँ है -3, आया कहाँ से +5, कितने का चेंज 8 का चेंज, वैलेंसी फैक्टर अगेन 8। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ कोई पूछ ले कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, तो व्हाट वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, लाइक दैट यू विल रिपोर्ट। इधर आइयो, कहाँ है कार्बन +3, ऑक्सैलिक एसिड है, ये इज अ फेमस ऑर्गेनिक एसिड, कहाँ है कार्बन +3, कहाँ पहुंच गया +4, पर कार्बन 1 का चेंज, कितने कार्बन बैठे हैं 2 हैं, तो टोटल चेंज 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर 2। इधर आओ, कार्बन कहाँ है +4, आया कहाँ से +3 से, पर कार्बन 1 का चेंज, एक ही तो कार्बन बैठा CO2 में,
तो वैलेंसी फैक्टर 1. So guys, like that you will say the valency factor of the same substance may be different in different chemical reactions. ऐसा नहीं है कि CO2 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ 1 है तो हमेशा ही 1 होगा. हो सकता है किसी रिएक्शन में 2 भी हो सकता है कुछ और भी हो. जैसे ये बड़ा कॉमन केस है, हाइड्रोकार्बनिक कंबस्शन होते हैं, जैसे मीथेन है, कंबस्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 में कन्वर्ट हो गया, -4 से पहुंच गया कहाँ, +4 में. देखियो कहां से पहुंचा, -4, कहां पहुंचा, +4, कितने का चेंज, 8 का चेंज पर कार्बन. सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, 8. सिमिलरली यू कैन से हियर आल्सो द वैलेंसी फैक्टर इज 8. आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. जरा ये वाला खुद बताओ, कौन, Fe 0.970. इन कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. कौन से कंपाउंड, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. हाँ, लेकिन कंपाउंड्स को आप डिटेल में पढ़ते हो 12th क्लास में इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ सम मेटल डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं इसको. 11th क्लास के स्टूडेंट्स को समझ में ना आएगा. ये आएगा कैसे, चैप्टर तो 12th क्लास में आएगा ना ये, बट हमें तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि Fe 0.970 है, इन्हें बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. डिफेक्ट्स की वजह से जनरेट होते हैं ये मान लो कन्वर्ट हो गया Fe2O3 में. बताओ वैलेंसी फैक्टर दोनों केसेस में कितना कितना. स्क्रीन पॉज करो, केयरफुली कैलकुलेट करके बतलाओ. डू इट नाउ. आया कितना, जरा मैच करो अपने आंसर. ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड आउट कर लो. ऑक्सीजन तो -2 में है तो +2/0.97. किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, आयरन का, रिएक्टेंट में, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड में. यहाँ +3 है. जरा देखिए चेंज कितना. अब पर आयरन कितने का चेंज, 3 - 2/0.97. ऑक्सीडेशन हुआ ये, तो ये पर आयरन का चेंज है. पर आयरन मतलब ये अलग रखना, मिक्स नहीं करना है. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, Fe 0.970. ये तो पर आयरन चेंज है. एंड हाउ मेनी आयरन आर देयर, इनटू 0.97. अरे भैया पता है आपको, कहाँ है आयरन, 2/0.97. कहाँ पहुंच गया, +3 बढ़ गया. कितने का चेंज पर आयरन, दिस मच. एंड हाउ मेनी आयरन आर देयर, 0.97. सो 0.97 से मल्टीप्लाई करो, करिए जरा मल्टीप्लाई, देखें कितना आ गया. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 × 7 = 21 और 9, हाँ 3 × 7 = 21 और 9 × 3 = 27, 2.91 यही हुआ. हाँ, -2/0.97 इंटू 0.97, दिस कैंसल्स आउट. तो ये क्या वैल्यू हो गई, 0.91. यही है बस वैलेंसी फैक्टर. सो दिस इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस रिएक्टेंट. सो रिएक्टेंट का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन कर लेना एक बार केयरफुली. 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 27 और 2 × 29, 2.91 - 2/0.97 इंटू 0.97 कैंसिल आउट हो गया. 0.91 इज द वैलेंसी फैक्टर. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, E ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe 0.970 in this reaction is molecular weight upon valency factor 0.91. अगर वैलेंसी फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट तो मालूम ही है. यहां ही और क्या वैलेंसी फैक्टर, आयरन +3 में आया, पर आयरन कितने का चेंज, वो चेंज तो मालूम है ना, 3 - 2/0.97. पर आयरन इतने का चेंज. एंड हाउ मेनी आयरन, 2 आयरन आर देयर. दिस इज द वैलेंसी फैक्टर. इनको अलग कर दो एंड कम्स आउट टू बी कितना, 2.91 0.91 अपॉन इंटू 2/0.97. तो 2 9 दूनी 18, 182/97. भैया ये है वैलेंसी फैक्टर. ये है वैलेंसी फैक्टर 182/97. 182/97. This is the valency factor of the product Fe2O3 and this is the valency factor 0.91 of reactant. परिभाषा वही है. रिएक्टेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और पर स्पीशीज इज द वैलेंसी फैक्टर. एक बार वैलेंसी फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट भी आपको मालूम पड़ ही जाएगा. नोट करें पूरी बात. हाँ भाई बच्चों, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंसी फैक्टर.
जैसे हमने अभी तक जो वैलेंसी फैक्टर लिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने, जरा बताना। कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंसी फैक्टर इन द एलिमेंट्स इन ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स हो गया। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन आयन और आयनिक कंपाउंड व्हेन नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, सेकेंड हेडिंग लिखा था, हो गया। थर्ड, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड और बेस इन्वॉल्व्ड ओनली इन एसिड बेस रिएक्शन, हो गया। जो अभी चल रहा था वो क्या था, वो ये है कि कैलकुलेशन ऑफ द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में किसी ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ के बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट के बेसिस पर आप रिएक्टेंट का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, प्रोडक्ट का वैलेंसी फैक्टर रिएक्टेंट के रेफरेंस से ही निकाला जाएगा, जैसे मैंने सिखाया आपको। चलो कुछ एग्जाम्पल, मैंने अच्छे एग्जाम्पल भी लिए, खासकर वो KMnO4 वाला एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट था। यू हैव टू रिमेंबर it can have the valency factor of 5, can have 3, can have 1 depending upon the medium used in the redox reaction. Medium मतलब acidic medium या basic medium या strongly basic medium in this case of, in the particular case of KMnO4. चलो मैंने समराइज करवा दिया, याद करवा दिया आपको। Some more examples of the valency factor, ऐसे केसेस में जहां पर एक से ज्यादा स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ species having more than one element getting oxidized or reduced. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज हैविंग मोर देन वन एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, तो ऐसे केसेस में जैसे FeS2, इसको कन्वर्ट करा दिया Fe2O3 में प्लस SO2, मान लो ये है। चलो कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन दिस। अच्छा ध्यान दो, ये आयरन जो है +2 में है और सल्फर -1 में है, पॉलीसल्फाइड है ये, दीज आर पॉलीसल्फाइड्स। S2 2- होता है, डाइसल्फाइड, आयरन डाइसल्फाइड, तो सल्फर जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा यहां पर। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये बोलते हो, और यहां +3 में आ गया आयरन +2 से, और सल्फर -1 से +4 में आ गया। तो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल करियो, +2 से +3 पर आयरन, एक ही तो आयरन है तो 1 प्लस, समझ में आ गया? चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। सल्फर कहाँ है? -1, कहाँ पहुंचा? +4, कितने का चेंज? 5 का चेंज, 5 का चेंज पर सल्फर। और कितने सल्फर बैठे हैं यहाँ? 2 सल्फर बैठे हैं, तो 5 दूनी 10, 10 और 11, ये है वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 इस रिएक्शन के लिए E विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 11। सो लाइक दैट, ये बात तो मैं कह ही चुका हूं कि अगर आपको वैलेंसी फैक्टर मालूम है तो इक्विवेलेंट वेट मालूम ही है। तो गाइस ये तरीका है। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे Cu3P, ये भी एक अच्छा कंपाउंड है, कॉपर +1 में है, फास्फोरस -3 में है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मान लो ये कॉपर 2+ में चला गया और H2PO4- में कन्वर्ट हुआ। तो देखना, कॉपर +2 में आया, फास्फोरस +5 में आया। तो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर? अच्छा, आप चाहो तो इनका भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? मैं रह गया, एरो तो मैंने लगा दिया था। सुनो, कहाँ है आयरन? +3, कहाँ से आया? +2, पर आयरन कितने का चेंज? 1 का। कितने आयरन बैठे हैं इस मॉलिक्यूल में? 2, तो टोटल चेंज 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। यहां यो कहाँ है सल्फर? +4, आया कहां से? -1 से। कितने का चेंज? 5 का चेंज, 5 का चेंज पर सल्फर, एक ही तो सल्फर है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 5। यहां यो कॉपर +1 से +2 पर कॉपर 1 का चेंज, और कितने कॉपर बैठे हैं? 3, तो 3 × 1 प्लस चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। कहाँ है फॉस्फोरस? -3, कहाँ पहुंचा दिया? +5, कितने का चेंज? 8 का चेंज पर फॉस्फोरस, अब एक ही फॉस्फोरस तो है, तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू आ गई 8 और 3 11, ये भी 11 ही आ गया। देखो, +1 से +2 तो 1 का चेंज, 3 और 8, हाँ ये भी 11 आ गया। अच्छा यहां देखना, कॉपर +2 कहां से आया? +1 से, तो वैलेंसी फैक्टर कितना? 1।
फॉस्फोरस +5 कहाँ से आया? -3 से। 8 का चेंज और एक ही फॉस्फोरस है तो वैलेंसी फैक्टर 8। सो लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट। टेक सम मोर एग्जांपल। ये एग्जांपल खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरस ऑक्सिलेट, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस ऑक्सिलेट Fe(C2O4). फेरस ऑक्सिलेट मान लो ये कन्वर्ट हो गया Fe3+ में और CO2 में। अब कर लो, अब मैं तो बता दिया वैलेंसी फैक्टर कितना। आयरन +2 था, कार्बन +3 था। अब ये तो पता ही होगा ना कि फेरस ऑक्सिलेट है, फेरस आयन मतलब Fe2+ और ऑक्सिलेट आयन कौन सा? C2O4 2-। तो +2 से +3 1 का चेंज, +3 से +4 में चला गया कार्बन, पर कार्बन 1 का चेंज। कितने कार्बन बैठे हैं? 2, तो टोटल चेंज 2 और, तो वैलेंसी फैक्टर इज 3। जरा इनका देखना 1, जरा इनका देखना 1। सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। यहां पर आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी। यहां पर आयरन और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन, यहां कॉपर और फॉस्फोरस दोनों का ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के स्पीशीज में टोटल चेंज in oxidation number of the reactant per molecule we have to find out and that will be its valency factor. तो accordingly यहाँ पर इस कंपाउंड का इक्वलेंट वेट अगर निकालना हो FeC2O4 का, so would be equal to what? M/3. So like that valency factors you can find out. अच्छा, एक आध इंपॉर्टेंट केस और भी होते हैं, जैसे ओजोन। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन नहीं इस वाली कैटेगरी में नहीं आता, वो तो मुझे याद आ गया, अभी तो मैं बता देता हूँ। ओजोन जब भी रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट्स इनटू O2 एंड O2+। 0 में था, यहां भी 0 में है, तो यहां तो कोई चेंज हुआ नहीं। एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 2 का चेंज हुआ है, तो 0 से 2 का ओवरऑल चेंज हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। याद रखें, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ ओजोन इन इट्स रिएक्शंस? 2। Whenever ozone acts as an oxidizing agent, it's a very good oxidizing, powerful oxidizing agent. It's a powerful oxidizing agent. तो ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कन्वर्ट्स टू O2+ O2- एंड द वैलेंसी फैक्टर इज 2 इन इट्स केमिकल रिएक्शन। जेई एडवांस्ड में सब्जेक्टिव पेपर में एक बार ये कॉन्सेप्ट आया है। सो दिस कॉन्सेप्ट was utilized in one of the questions of JEE Advanced long back। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद आती हैं तो मैं बताते जाऊँ। मेजर चीज़ें तो हो गई, कॉन्सेप्ट तो आ गया, बट ओजोन वाला केस में कई बार बच्चे फंसते हैं, क्योंकि ओजोन जब रिएक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2 एंड अनदर इज O2-। तो फिर वैलेंसी फैक्टर इसका 2 आता है। H2O2 का केस और लो, ये भी बड़ा यूजफुल है, क्योंकि H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। नोट करो पहले पूरी बात, नोट इट डाउन। क्या बात कह रहे थे हम? किसका मैं स्लिप कर गया, क्या बात बोल रहा था? अब बच्चे बैठे होते तो बता देते क्या बात सोच रहा था मैं। अरे यार, आई मिस्ड। हाँ, H2O2, यस H2O2 कभी कभी होता है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता होगा ऐसा। तो H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये रिड्यूस होगा H2O में, एंड द वैलेंसी फैक्टर -1 से -2 गया है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। और H2O2 यदि रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर ये कन्वर्ट होता है O2 में, -1 से अभी भी 0, सो वैलेंसी फैक्टर वापस से 2। तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन में जब ये इन्वॉल्व होता है तो इस वैलेंसी फैक्टर इज 2, whether it is reacting with oxidizing agent,
तो ऑफ कोर्स इट इज रिएक्टिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट स्वयं है, ऑफ कोर्स इट इज एक्टिंग और रिएक्टिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन बोथ द केसेस द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। तो ये है तरीका कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर का। नोट करें इस सब बात को। और अब मेन बात करते हैं। चलो मेन तो हो गया, ये ए था ये कि वैलेंसी फैक्टर इन द हाफ रिएक्शन। कभी कभी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में भी वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बी, वैलेंसी फैक्टर ऑफ स्पीशीज इन कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। और बैलेंसिंग के लिए रिएक्शन फिर तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि रिएक्शन को बैलेंस ना करना पड़े और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज इन द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ये? वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ स्पीशीज involved in a redox reaction is total number of electrons involved either in oxidation half or in reduction half। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन redox reaction is total number of electrons involved either in oxidation half or in reduction half divided by its stoichiometric coefficient in balanced equation। अब जब इक्वेशन ही बैलेंस कर दी तो फिर तो क्वेश्चन को हम मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं एज सच। फिर भी हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड कंप्लीट रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट करें रिडॉक्स रिएक्शन में, इसका एग्जांपल लेंगे। ये ऊपर वाली बात हटाएंगे, पहले नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। इधर आओ। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज इन कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द रिडॉक्स रिएक्शन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड आइदर इन ऑक्सीडेशन हाफ और इन रिडक्शन हाफ। या तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हाफ के लो या टोटल रिडक्शन हाफ के लो, एंड बोथ आर इक्वल। जैसे एग्जांपल लो, KMnO4 H2C2O4 प्लस H2SO4 और यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, मान लो ये Mn, ये 5 का चेंज CO2 MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4, ये 2, ये 5, 10, 2। बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग तो सीखा हुआ हमने, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और 10 CO2 और K2SO4, 3 H2SO4 और 5 दूनी 10 और 6 16 8 H2O। एक बार चेक करना बैलेंसिंग हो गई क्या? 2 पोटेशियम हाँ हैं, 10 कार्बन हाँ हैं, 2 मैंगनीज हो गए, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 और 8 28 और 4 तिया 12 40 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 20 8 28 और 4 32 और 8 40, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 10 16 हाइड्रोजन। यस, बैलेंस्ड। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बताओ इसमें मैंगनीज प्लस 7 से +2 में आ गया, कार्बन +3 से +5 में आ गया, बाकी तो कोई चेंज है नहीं। तो देखना टोटल चेंज 2 मैंगनीज हैं, +7 से +2, मतलब कितने का चेंज? 5 का चेंज, और 2 मैंगनीज है 10 का चेंज हुआ है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ 10 हैं।
10 हैं 10। अच्छा यहां भी देख लो, कार्बन +3 से कहां पहुंच गया, +5। +5 क्यों, अरे +4 मैं भी ना, +3 से +4, कार्बन 1 का चेंज, और कितने कार्बन है, 5 दूनी 10 टोटल कार्बन है, तो 10 ही का चेंज हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो फिर क्या बताया, वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन द रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड आइदर इन द ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड हैं, तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 10/2, 10/5, 10/3। जरा यहां देख लो, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर तो सर 1 या 2 हो सकता है, आपने बताया भी था। हाँ, मगर एसिड बेस रिएक्शन में H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है इन एसिड बेस रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी H+ इट हैज लॉस्ट। रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कुछ भी हो सकता है किसी एसिड बेस का, जब भी तो लिखा था ब्रैकेट में, याद करो तो, नॉट एप्लीकेबल व्हेन इन्वॉल्वड इन द रेडॉक्स रिएक्शन, जब शुरू में पढ़ रहे थे थर्ड वाला केस। आ गई बात समझ में? तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 10/3, यहाँ 10/2, 10/10 एंड सो ऑन एटसेट्रा। So like that you can define the valency factor of the various species involved in the overall reaction। हालांकि इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गई तो फिर आप क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्यों करोगे, फिर तो मोल कॉन्सेप्ट से कर दोगे ना, कि 2 मोल के MnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल इतना, तो गिवन अमाउंट विल रिएक्ट विद कितना। अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड यू विल अप्लाई एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो गाइज इट इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, फिर भी अब कॉन्सेप्चुअल है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, इसी के बेसिस पर हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करते हैं और उसमें उस स्पीशीज का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं विच अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। पूरी बात नोट कर लो। मैं जरा पानी पी लूं। लिख लिया, हटा दूं? Disproportionation reaction। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अब जैसा रिएक्शन ये तो जानते हो आप कि सेम एलिमेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। जैसे अब डिफाइन नहीं करेंगे, वो तो हम कर चुके पहले, फिर भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखें तो जैसे H2O2 -1 से -2 में भी गया और 0 में भी गया, रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी हो, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन फ्रॉम द रिएक्टेंट। और एग्जांपल जैसे आप पढ़ते भी हो, फास्फोरस है बेसिक मीडियम में, पानी की प्रेजेंस में अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन टू फॉस्फीन प्लस H2PO2 माइनस, तो ये 0 से -3 में भी पहुंच गया और +1 में भी आ गया। तो देखो 0 से -3 में पहुंचा है तो ये रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है फास्फोरस का। और एग्जांपल जैसे ब्रोमीन है, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में अंडरगोज बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है NaBr प्लस NaBrO3 प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। ठीक है, तो देखो ब्रोमीन 0 से -1 में भी आया और +5 में भी गया, यहां तो हुआ इसका रिडक्शन और यहां हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो दीज आर द वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन केसेस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सल्फर सॉलिड, इसको आप NaOH के साथ जब हीट करते हैं तो इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। ये आप दोबारा से याद भी कर लो, दीज आर द वेरी कॉमन केसेस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो सोडियम सल्फाइड
प्लस Na2S2O3 +2 में आ गया, -2 में आया और ये 0 में था। सेम एलिमेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट अंडरगोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा करा दो तो इट बिकम्स कॉम्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। पहले ये जरा नोट तो करो एग्जांपल्स, उसके बाद बताते हैं। Valency factor of species undergoing disproportionation. इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो फॉर्मूला है वैलेंसी फैक्टर ऑफ स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन, उसके लिए है ये, इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, where N1 is the valency factor of species in oxidation half, N2 valency factor of species in reduction half। मतलब भाई सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तभी तो डिस्प्रपोर्शनेशन की परिभाषा लिख रहे हो आप। तो उसी एलिमेंट का जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ में कितना वैलेंसी फैक्टर है, रिडक्शन हाफ में कितना वैलेंसी फैक्टर है, वो है ये वैलेंसी फैक्टर। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ, वैसे प्रूफ की ऐसी जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला याद रखो, सटासट क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर भी चलो मान लो कोई x है, मान लो x N1 प्लस x N2 माइनस ये प्लस, x का डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन ये अलग चीज है, ठीक है। अब ये 0 में था, प्लस N1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस N2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन है ये तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। Or disproportionation. Disproportionation reaction is an example of the redox reaction. तो जरा देखें इंडिविजुअली, x N1 प्लस, तो N1 प्लस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, नाउ बैलेंस्ड। रिडक्शन हाफ देखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। रिडक्शन हाफ देखो, x कन्वर्ट इनटू x N2 माइनस। तो एक काम करो, यहां N2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दो, हो गया। अब ओवरऑल मुझे बैलेंसिंग करनी हो तो क्या तरीका सीखा था आपने, इस तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो N2 से, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो N1 से, ऐड करोगे तो कितना हो गया N1 प्लस N2 x, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और N2 x N1 प्लस N1 x N2 माइनस। आ गई बैलेंस्ड रिएक्शन, आ गई बैलेंस्ड रिएक्शन। तो N1 प्लस N2 x कन्वर्टिंग टू N2 x N1 प्लस N1 x N2 माइनस। ठीक है भैया, अब तो पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए, N1 इंटू N2 इन द ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ में भी कितने, N1 इंटू N2। बट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए थे, N1 इंटू N2। तो फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ x,
total number of electrons involved N1 N2 upon stoichiometric coefficient N1 plus N2 आ गया ना वैलेंसी फैक्टर, दैट्स इट। यही तो फॉर्मूला था भैया, यही तो फॉर्मूला था। सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन इज इक्वल टू N1 into N2 upon N1 plus N2, where N1 is the valency factor of the species in oxidation half, N2 is the valency factor of the species in the reduction half. This is how we can find out. Let's take some examples. Note it down. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो यही P4 का कन्वर्ट हुआ फॉस्फीन बेसिक मीडियम में, प्लस H2PO2 माइनस, +1 में भी गया, -3 में भी, 0 से। ठीक है, अब एक बार देखो तो ये रिडक्शन हुआ और चेंज कितना हुआ फॉस्फोरस का, तो एक तरीके से पर फॉस्फोरस 3 का और टोटल 12 का चेंज हो गया। यहां से यहां जाना, 0 से +1 गया पर फॉस्फोरस और 4 फॉस्फोरस है तो 4 हुआ, 4 का टोटल चेंज पर P4। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर इन दिस 12 एंड दिस इज 4। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ P4 इन दिस रिएक्शन वुड बी इक्वल टू 4 into 12 upon 4 + 12, 12 चौक 48 अपॉन 16 3, दैट्स इट, यही आंसर है। और एग्जाम्पल लो, जैसे H3PO2 को हीट करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेट होता है H3PO4 प्लस फॉस्फीन में, +1 से पहुंचा दिया +5 में भी और -3 में भी। ऑक्सीडेशन में वैलेंसी फैक्टर कितना है H3PO2 का, +1 से +5 गया है, 4 का चेंज हुआ पर फॉस्फोरस, एक ही फॉस्फोरस तो 4 का चेंज। अगर रिडक्शन वाले पार्ट में देखें तो +1 से -3 गया है तो 4 का चेंज हुआ, 4 का ही चेंज है पर फॉस्फोरस, एक ही फॉस्फोरस है तो 4 का चेंज। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO2 इन दिस रिएक्शन, 4 into 4 upon 4 + 4, 4 चौक 16 अपॉन 8 2, दैट्स इट। और देखो H2O2 का केसेस देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन में -1 से -2 भी गया, 0 भी गया, यहां वैलेंसी फैक्टर 2, यहां वैलेंसी फैक्टर 2। तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इन डिस्प्रपोर्शनेशन, इन ये याद रखना, इज इक्वल टू 2 into 2 upon 2 + 2, इट इज 1। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इन डिस्प्रपोर्शनेशन इज 1। अभी सर थोड़ी देर पहले आपने तो 2 बताया था। अरे अगर H2O2 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है एंड रिएक्टिंग विद समवन एल्स, देन वैलेंसी फैक्टर 2। और H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है एंड रिएक्टिंग विद समवन एल्स, देन द वैलेंसी फैक्टर इज 2। बट किसी से रिएक्शन न कर रहा, अपने आप ही है, अपने में ही घुल मिल गया ये H2O2 और डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 1 है। इसका मतलब ये याद रखें, नोट कर लें, सावधान, कॉशन। 440 वोल्ट करंट बना हुआ होता है ना, वो स्कल बना देते हैं वो खोपड़ी। सावधान, क्या इन redox reaction where H2O2 is either oxidizing agent or reducing agent, then its valency factor is 2। याद रखो, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जहां H2O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्टिंग विद समबडी एल्स, देन इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 2। बट डिस्प्रपोर्शनेशन में H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 1 है। कंफ्यूज मत होना, सर हम तो होंगे, मत होना, ध्यान रखना, सर हम तो हम ही हैं, उसका कोई इलाज थोड़ी है। कम बुद्धि हो, सामने हो तक कान के नीचे दापता एक बढ़िया से, और वो तो दूर बैठे हो, तुम हंस लो,
उससे फर्क नहीं, बट ध्यान रखना ये बात, सावधान, कॉशन। H2O में फंसते हैं बच्चे, और H2O इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वेरी कॉमनली इट इज अपीयरिंग इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेंगे, ये बात पहले नोट कर लें।